हेलो बास्टर रीमर्स, आज तारीख है 15 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून की जैसे समझेंगे कि कार्टून में बात किस बात पर की जा रही है। कार्टून है बेसिकली ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को मेन अपने पार्टी के नेताओं को बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बीजेपी से दूर रहिए और ये पॉलिटिकल डिस्टेंस का फॉलो करिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, क्योंकि इनकी सरकार को गिराने के लिए मीन इनका सोचना यह है कि बीजेपी क्या कर रही है कि हमारे नेताओं को मीन हमारे जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको तोड़ रही है। राइट। चलिए अब हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल में जो जो फर्स्ट वन आर्टिकल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(2) के रिगार्डिंग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(2) बोलता क्या है कि बेसिकली बोला जाता है कि जाति या धर्म के आधार पर आप किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। बेसिकली एक कम्युनिटी को किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग ही ये पूरा आर्टिकल है। तो 15 में फिर कई सब क्लॉज हैं। राइट। तो अब राइटर इसमें पूरी बातें बहुत ढेर सारी एग्जांपल्स देंगे कि कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी बेचने में या प्रॉपर्टी खरीदने में। तो कुछ ऐसी मतलब इंडिया में कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर होता क्या कि एक कम्युनिटी ही दूसरे कम्युनिटी को प्रॉपर्टी को सेल करती है या वहाँ से परचेस करती है। तो जो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली एक बिजनेस एथिक्स को भी हर्ट करता है। तो राइटर कहते हैं कि इस प्रकार के जो इश्यूज़ हैं, जो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, कह रहे हैं अगर इससे इंडिया को सेव करना है तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन के लॉज को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना होगा। क्योंकि बेसिकली आपने उसे फंडामेंटल राइट दे तो दिया है, बट हो क्या रहा है कि उसका उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा। ठीक। तो उसी के रिगार्डिंग बोलेंगे कि फिर इनके पास बहुत से नंबर ऑफ केसेस बता रहे हैं। तो एक एडवोकेट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लेंथर ऑफ केसेस हैं इस पूरे आर्टिकल में, जो आपको मैं कहीं पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही माइक्रो लेवल पर डिटेलिंग की गई है। बट जिस्ट ऑफ द आर्टिकल इज़ व्हाट कि आर्टिकल 15(2) का क्या हो रहा है कि मीन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा और डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट स्टेज पर अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो उसे हमें दूर करना चाहिए। ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट वन हमारे पास जो रेलिवेंट आर्टिकल है आईआर के रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए, वो इंडिया और नेपाल के रिलेशन के रिगार्डिंग है। इंडिया और नेपाल के रिलेशन में केस कुछ ऐसा है कि वहाँ पर केपी ओली इस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो केपी ओली बेसिकली एक कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और कम्युनिस्ट जो पार्टी है पड़ोस में उसका चाइना, तो वहाँ पर भी कम्युनिज्म एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी के नज़दीक आने के कारण इंडिया और नेपाल का रिलेशन मीन पूरी सदी में अभी तक सबसे ज़्यादा खराब की स्थिति में है। अब इसकी एनालिसिस की जाती है, कहते हैं कि 2015 में हुआ क्या था कि बॉर्डर पर इंडिया से जो सप्लाई नेपाल जाया करती थी और वहाँ के ही कुछ नेताओं की वजह से, वहाँ पर कुछ दंगे भड़कने की वजह से हुआ क्या कि इंडिया से सप्लाई वहाँ पर पहुँच नहीं सकी। तो इसे इस प्रकार का ब्लॉकेट इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है। ये कोपी ओली ने अपने लोगों को बोला कि जो हमारे यहाँ जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो भी हमारे यहाँ तेल की क्राइसिस बढ़ रही है, कह रहे हैं वो सब इंडिया की देन है। तो हुआ क्या, एक रोष व्याप्त हो गया वहाँ पर नेपाल के लोगों में कि इंडिया क्या कर रहा है, कि इंडिया अगर नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है और उसके व्यू को या उसके ओपिनियन को इतनी वैल्यू नहीं दी गई है, तो वो क्या कर रहा है, ब्लॉकेट लगा रहा है। तो 2015 में जबकि इंडिया का व्यू क्या था, इंडिया बोल रहा था कि नहीं, मैंने जानबूझ करके ब्लॉकेट नहीं लगाया, बल्कि आपके लोगों ने हमारे पास उसको अपने अंदर नहीं जाने दिया था। जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर एक कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं दिया था, तो इसकी वजह से वो आपका विरोध कर रहे थे और उन्होंने किया क्या कि इंडिया और नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से लॉक कर दिया था। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि इंडिया से सप्लाई आपके कंट्री तक पहुँच नहीं पाई थी। बट केपी ओली कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं अपने लोगों को कि जो भी ब्लॉकेट है वो इंडिया के द्वारा लगाए गए हैं। और केपी ओली फिर इंडिया से बात न करके वो सीधा चले जाते हैं चाइना, और चाइना से ढेर सारी ट्रेड डील वगैरह और चाइना से ढेर सारी मदद का पूरा गुहार लेकर के वापस आते हैं। और फॉरेन पॉलिसी में यूजुअली होता क्या है कि इंडिया
कि इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, तो इंडिया फर्स्ट की उनकी पॉलिसीज़ रहती हैं कि जब भी वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो यूजुअली करते क्या है कि वो इंडिया विजिट करते हैं। इसको बोला जाता है कि नेबर फर्स्ट या फिर इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी बोला जाता है कि इंडिया के नेबर्स फॉलो किया करते थे। लेकिन अभी हुआ क्या कि सुर बदल गए हैं नेपाल के, तो नेपाल ने जैसे जब पावर में केपी ओली आते हैं तो उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज किया और चाइना फर्स्ट की पॉलिसी को अपना लिया। तो सबसे पहले जो पहली फॉरेन विजिट थी केपी ओली की वो चाइना के लिए थी। अब इसमें राइटर आर्टिकल में कहते हैं क्या है कि जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो इतना घनिष्ठ संबंध हुआ करता था, कह रहे हैं अब वो नो लॉन्गर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कह रहे हैं इसमें गलती किसकी है? कह रहे हैं इंडिया की गलती है या फिर नेपाल की गलती है। कह रहे इंडिया ने हो सकता है कि इससे पहले प्रॉपर कंसर्न लिया ना हो। कह रहे जब ब्लॉकेट लग रहा था तो इंडिया को बात करना चाहिए था, या तो फिर नेपाल को बात करना चाहिए था। कहीं ना कहीं तो डिप्लोमेटिक फेलियर है। और इंडिया ने किया गया कि बॉर्डर के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग भी इसमें बहुत ढेर सारे इश्यूज क्रिएट हुए हैं। तो नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर का डिस्प्यूट है, तो इंडिया ने किया गया था कि कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स की कमेटी बना दी थी और वही बात करती थी नेपाल के साथ। तो एक डिप्लोमेटिक लाइनअप था जिसके थ्रू नेपाल के द्वारा बात किया जाता था। बट नेपाल ने किया क्या कि यूनिमैसली मतलब वन साइडेड तरीके से किया क्या कि ढेर सारे अमेंडमेंट कर डाले और इंडिया की टेरिटरी को अपना बताने लगे। अब इंडिया की टेरिटरी को अपना उस वक्त बता रहे हैं जिस वक्त ये पैंडेमिक वगैरह का सिचुएशन चल ही रहा है और इंडिया और चाइना का बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो नारायण जी का जो हमारे मेन आर्मी स्टाफ हैं, तो उन्होंने बोला कि ये थर्ड पार्टी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। जो वहाँ के पीएम हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपको तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है कि थर्ड पार्टी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेसी है, जो इंडिया की अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि जो नेपाल क्या कर रहा है कि नेपाल चाइना के बैकअप की वजह से, चाइना के मीन सपोर्ट की वजह से वो इतने ज़्यादा एंटी इंडिया के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। और उन्होंने इंडिया की एक बड़ी टेरिटरी को अपना बता लिया है एक नया मैप को फाइंड आउट करके। कह रहे कि जब नेपाल ने ये सारा काम किया तो उसने जो डिप्लोमेटिक चैनल था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो डिप्लोमेटिक चैनल ऑलरेडी डेवलप था, जो कमेटी वगैरह बनी थी, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, कह रहे हैं वो जब बात करते थे नेपाल के साथ, कह रहे हैं कि प्रीवियस जितने भी टॉक्स थे उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब इंडिया को टफ स्टांस लेना चाहिए या फिर अगेन उस डिप्लोमेटिक चैनल को ओपन रखना चाहिए। कह रहे हैं ये इट इज़ अप टू इंडिया। बट एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो पहले जैसी सिचुएशन थी इंडिया और नेपाल के बीच में, कह रहे हैं अब वो वैसी नहीं है। कह रहे हैं और अगर इन अदर बॉर्डर पर भी अगर इंडिया को अपनी फोर्सेस को तैनात करना पड़ जाता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में, तो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक और डिप्लोमेटिक फेलियर होगी और भी ज़्यादा स्ट्रेस बॉर्डर पर बढ़ जाएगा। तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल डिस्कस करने के लिए है, वो जीएसटी के टैक्स के रिगार्डिंग है। मार्च में हुआ क्या कि 97,000 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी का टैक्स का कलेक्शन हुआ। जैसा कि अब जीएसटी के टैक्स के कलेक्शन की बात करें तो 2017 से जुलाई से ही ये जीएसटी सिस्टम लागू हो जाता है। तो उस वक्त अरुण जेटली जी का ये बोलना था कि होगा क्या कि टैक्स का कलेक्शन एक समय के बाद लगेगा बढ़ने और जो जितनी भी ट्रांसपेरेंसी है कह रहे हैं वो बढ़ जाएगी। बट हुआ क्या कि टैक्स का कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपीज़ की बिन क्रॉस तो कर गया था। बट अगेन इन द मार्च की अगर वो पैंडमिक का उतना ज़्यादा उस पर प्रभाव नहीं है, बट फिर भी जो कलेक्शन है टैक्स का कलेक्शन वो 97,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। और अगर स्टेट्स की बात करें अभी अप्रैल और मई का टैक्स का कलेक्शन का जो रिपोर्ट है वो हमें जुलाई तक मिल सकता है। करें अब जब टैक्स का कलेक्शन ही कम होगा तो हमारे पास जो एक्सपेंस करने के लिए जो रिसोर्सेज हुआ करते थे, जो पैसे हुआ करते थे, करें वो होंगे हमारे पास कम। और स्टेट्स की बात करें स्टेट्स के तो ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी थे करें वो सारा का सारा तो जीएसटी के अंदर ला दिया गया था और एक स्टेट सेंटर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अब जब सेंटर अब जब स्टेट केवल 45% अपने टैक्स का कलेक्शन कर पाया है तो उसका एक्सपेंडिचर कैसे रन कर सकता है। तो आर्टिकल में कहते क्या हैं, राइटर कहते हैं कि सेंटर को स्टेट्स की मदद करनी चाहिए और जहाँ जहाँ पर भी गैप फुलफिल है कह रहे हैं वो कैसे भी करें, चाहे आप बॉन्ड को इश्यू करो, चाहे बोरिंग करो, कह रहे हैं आप कैसे करके आपको इकोनॉमी को वापस से पटरी पर लाना होगा। ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल जो डिस्कस करने के लिए है वो मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहने का मीन है कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिस्टम है कह रहे हैं उसको सेव करने की बात करते हैं।
कहते हैं कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कह रहे हैं वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बढ़ गया है। कह रहे पहले भी उसको अच्छा नहीं समझा जाता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेफ़ नहीं समझा जाता था पहले भी। लेकिन अब जब पैंडेमिक की सिचुएशन आ गई है तो एक बस में 10 मेंबर से ज़्यादा या 20 मेंबर से ज़्यादा वहाँ पर बैठ नहीं सकते, या फिर वहाँ पर उतना स्पेस होता नहीं है। और एक जो जिस रूट में बहुत कम बसें ऑलरेडी थी, कह रहे वहाँ पर ट्रैफिक और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे हो क्या रहा है कि लोग राइडिंग पर मजबूर हैं। कह रहे वो सेफ्टी तरीके से मूव करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और जैसे कि बाइक से जाना पसंद कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह से जाना पसंद कर रहे हैं। कह रहे हैं जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जब इस प्रकार की चीज़ें या इस प्रकार की एक्टिविटीज़ रन करने लगेंगी तो होगा क्या वहाँ पर कि ढेर सारी वाहनों की बिक्री होगी, और पोल्यूशन का लेवल जो पहले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, कह रहे हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें करना क्या क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या देते हैं। कहते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कह रहे हैं वहाँ पर हमें एक स्टाफिंग करनी चाहिए जो क्लीनिंग की व्यवस्था करेगा। कह रहा है क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि पैंडेमिक किस प्रकार से फैलेगा, किस प्रकार से कोरोना वायरस किसी के अंदर आ सकता है या जा सकता है, और कौन पर्सन इन्फेक्टेड है। कह रहे हैं हमें सुपर कंप्यूटर से बचना है। ठीक है, तो करना क्या होगा कि हमें बराबर सैनिटाइज करते रहना होगा अब उनकी सीटों को, और जो हैंड होल्डर्स होते हैं बसों में लगे होते हैं, कह रहे हैं हमें उससे करना क्या चाहिए, प्रॉपर तरीके से बार बार सैनिटाइज करते रहना चाहिए। और ये बड़ा मुश्किल होगा कि हम लोगों का हाथ धुलवा करके ही हम उन्हें बैठने के लिए दें। तो ये बेहतर तो ये होगा कि सीटिंग की लिमिट को थोड़ा सा हम कम कर दें, और नंबर ऑफ़ बसेस को हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कह रहे हैं ऐसे हो गया क्या कि हम ये प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह को प्रमोट होने से रोक पाएंगे, और जो मेट्रोज़ जो प्रॉपर तरीके से रन करती हैं, कह रहे हैं उनके रूट्स में थोड़े से डाइवर्जन के साथ हम नंबर ऑफ़ मेट्रोज़ को और भी ज़्यादा रन करवा सकते हैं। तो राइटर के अकॉर्डिंग कि अगर हम ये सारे इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सिस्टम को और ज़्यादा दुरुस्त नहीं करते, तो कहते हैं कि कोविड-19 जितना लोगों को नहीं मारता है, कह रहा है उससे ज़्यादा तो एक्सीडेंट से लोग मारे जाएंगे। क्योंकि होगा क्या कि प्राइवेट व्हीकल्स अगर ढेर सारे रोड पर अगर उतर आते हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर एक्सीडेंट भी बढ़ जाए। ठीक, तो आज के डेट में हमारे पास जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे, मैंने अब सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।